ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, एकदम स्वस्थ हो, अपने काम को कर रहे हो अच्छे से, रिवीजन टाइम टू टाइम करते जा रहे हो, रिवीजन करने में कोई भी कोताही, कोई भी लापरवाही नहीं कर रहे हो, ठीक है। लापरवाही नहीं करना बेटा, पूरी जान लगा के पढ़ाई करते जाओ। हम लोग चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, लगभग हम लोगों ने चैप्टर को 90% डन कर लिया है, बस 10% चीज़ें बची हुई हैं। उन 10% चीज़ों में सर क्या क्या पढ़ना है अभी बेटा, आज चैप्टर लगभग 92 to 93% कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे और उसको ख़त्म भी कर देंगे बच्चा। फिर बचेगा हमारा, क्या बचेगा सर, बचेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कल तक ख़त्म हो जाना चाहिए, कल तक नहीं हो तो परसों तक तो हो जाएगा, मतलब मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर और, मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर है। तो बहुत दिन से आप ये बोल रहे हो बेटा, कंटेंट है ना, बहुत डिटेल में भी तो पढ़े हैं हम लोगों ने। मैंने हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को बहुत अधिक टाइम दिया है, ताकि बच्चे के पास ये ना हो कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया बेटा, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं हो, और कहीं से कुछ कम भी नहीं पढ़ाया हूँ ना, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना बेटा, नॉलेज डिमांड टाइम, ठीक है। एक दिन का काम तो है नहीं। उसके बाद ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में कम टाइम लगेगा, हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन में अच्छा खासा टाइम लगा, मानता हूँ। अल्कोहल फिनॉल ईथर में कम टाइम लगेगा सर, उसमें कम टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि अब देखोगे कि जब मैं हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर पे आएंगे बेटा, तो कई सारी चीज़ें जो यहाँ पर हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ी है, वो वहाँ पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बन जाएगी, और वहाँ की केमिकल प्रॉपर्टी कई जगह पे, तो अब चीज़ें रिपीट होंगी, है ना, अब चीज़ें रिपीट होंगी। हमको यहाँ पे सिखाना था कि देखो ये SN1 रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन, वहाँ पे सीधे बस अप्लाई करेंगे, वहाँ पे ये थोड़ी नहीं देखेंगे, वहाँ पे दोबारा SN1 थोड़ी ना पढ़ना शुरू करेंगे, वहाँ पर दोबारा SN1 इवन थोड़ी ना पढ़ना शुरू करेंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। हाँ सर, मतलब अब अल्कोहल फिनॉल ईथर में बहुत अधिक टाइम नहीं लगेगा। हेलो एल्किन हेलो एरिन को अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो मार्क माई वर्ड, इस चीज़ों को मार्क कर लो एकदम से, कहीं कॉपी पे लिख लो कि वहाँ के कई सारे रिएक्शन तो आप खुद से भी कर लोगे, मैकेनिज्म आपको पता होंगे, है ना, बताऊँगा कि लगाओ दिमाग यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, कौन होगा, ठीक है जी। हाँ सर, तो बिना किसी डिले किए बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। मेरा नाम है विपुल पांडे, जानते हो सर, नाम बहुत कम बताते हो अपना। हाँ, बताने की ज़रूरत ही क्या है बताने की क्या ज़रूरत है, हम लोग यहाँ पढ़ना है कि नाम बताने आए हैं, ठीक है। तो फिर बता देता हूँ, लेक्चर लास्ट के टाइम पे चल रहा है। तो मेरा नाम है विपुल पांडे और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को, और ट्राई करेंगे कि आज के ही दिन इस चैप्टर को इस टॉपिक को ख़त्म कर दें। ट्राई नहीं करेंगे, आज करना ही है, ट्राई नहीं करेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को आज ख़त्म ही करना है। हाँ जी, पक्की बात, बढ़िया बात, मस्त बात। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सर ऑर्गेनो से हमें एक चीज समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक, और हमें पता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड होते हैं। मेटेलिक मतलब हमको एक चीज समझ में आ रही है, मेटल, मतलब कार्बन कंपाउंड्स अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन कंपाउंड अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक बात है, तो बिल्कुल ठीक बात है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। अगर मैं इसका डेफिनेशन समझाना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूँ बेटा तो क्या लिखूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड organic compounds containing metal is known as organometallic compound। बेटा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट हो उनको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक बात है सर, ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग देखो, एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग देखो तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हो गया वो मैं क्या लिख दूं, आर। बेटा आर को मैं किसी एम से अटैच कर दिया। यहाँ पे बेटा आर क्या है हमको पता है, आर हमारा अल्काइल ग्रुप होता है। आर क्या होता है बेटा, हमारा अल्काइल ग्रुप होता है। और M क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा मेटल। जनरल फॉर्म इसका ये हो गया, जनरल फॉर्म इसका ये हो गया। ठीक है, हाँ सर। अब एक बात ध्यान देना बेटा, एक बात ध्यान देना कि जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म होगा, पॉइंट को लिखो, व्हेनेवर
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड will form, then it must have more covalent character. तो इसके पास अच्छा खासा कोवलेंट कैरेक्टर होना चाहिए। क्यों? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड डेवलप हुआ वो कहीं ना कहीं एक टाइप का आयनिक बॉन्ड है। सिर्फ क्यों बोला आयनिक बॉन्ड? देखो बात को समझो, हमेशा आयनिक बॉन्ड होगा मैं ये नहीं बोल रहा हूं, उसमें एक आयनिक बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि बेटा मेटल ज्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, कार्बन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो बना आयनिक बॉन्ड। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि जो मेटल है, जो कार्बन है, इनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। क्यों सर? क्यों ज्यादा होना चाहिए? ताकि कार्बन स्टेबल रहे। ठीक है, ठीक है सर, थोड़ा सा समझाओ। अब एग्जांपल से समझो। जैसे मैं एक कंपाउंड लेता हूं, आपको पता है सोडियम फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, तो सोडियम किस फॉर्म में आ जाएगा? Na पॉजिटिव के फॉर्म में, CH3 नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। आपको पता है कि सोडियम क्या करेगा सर? सोडियम जो है यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड। और सोडियम जो है अगर आयनिक बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोडियम जो बॉन्ड बनाता है, सोडियम जिस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है उसमें आयनिक कैरेक्टर अधिक होता है। कहां से पता था आपको? फिजान सोर्स से। यानी कि यहाँ पे मोर आयनिक कैरेक्टर होगा। देखो जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 में पढ़ी है वो अभी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनो, उनको समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी है थोड़ी देर के लिए कान को बंद कर लो। सर कान को तो अच्छा, तो ठीक है, कान को मत बंद करो, बट आप थोड़ा देर पेशेंस करो, क्योंकि जैसे ही हम लोग इन चीज़ों को बेसिक को खत्म करेंगे, एडवांस की बातें आपको समझ में आने लगेगी। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है ना, एकदम ग्राउंड लेवल की बातें हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, सर फिजांस रूल, ये रूल वो रूल, बट आगे चलोगे सबको समझ में आने लगेगा। ठीक है, बस जो समझा रहा हूँ उसको समझते जाओ, उसको समझने की कोशिश करो। ठीक, हाँ सर। और आपको क्या पता है? आपको सर यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि जो हमारे पास CH3 है, CH3 के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आया। अब ये CH3 के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, ये बंदा होगा अनस्टेबल। क्या होगा? अनस्टेबल। सर ये अनस्टेबल क्यों होगा? आपको पता है भाई, चार्ज किसी को नहीं पसंद, ऊपर से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, कार्ब एनायन कहाँ से झेलेगा? नहीं पसंद चार्ज उसको, साइज भी छोटा है, रिपल्सन अधिक हो जाएगा। समझ में आया? इस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या है? अनस्टेबल है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या है? अनस्टेबल है। लेकिन अब मैं ये काम करता हूं, CH3 यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी रिलेटिवली पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। बट आपको पता है कि लिथियम जो है जब ये कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे क्या होगा? मोर कोवलेंट कैरेक्टर। सर यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर अधिक क्यों है? यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर अधिक क्यों है? आपने फिजांस रूल पढ़ा होगा तो वहां पे आपको पता चला होगा कि जो सोडियम है हमारे पास जो बेटा सोडियम है और जो हमारे पास लिथियम है, इनमें एक डिफरेंस है कि लिथियम में अधिक पोलराइजिंग पावर है, सोडियम में कम पोलराइजिंग पावर है। तो जिस बंदे में ज्यादा पोलराइजिंग पावर वो उतना अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप करेगा, और जिस बंदे में कम पोलराइजिंग पावर वो कम कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप करेगा। तो क्योंकि लिथियम में अधिक पोलराइजिंग पावर है, इस वजह से नॉन मेटल को ज्यादा पोलराइज करेगा और यहां पर ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। ठीक है, हाँ सर। इसका मतलब सर इसके बीच में कोवलेंट कैरेक्टर है, इट मींस ये हुआ कि अगर यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है लिथियम के, जो लिथियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, वो पूरी तरह से इस कार्बन पर नहीं आए, कहीं ना कहीं वो बीच में है, कहीं ना कहीं वो कार्बन के बहुत पास है, बट ये बॉन्ड में है, और उस इलेक्ट्रॉन को ये दोनों बंदे मिलके झेल रहे हैं। ये दोनों बंदे मिलके उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, मोर कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब यह है कि लिथियम का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल
एकदम 100% कार्बन पर शिफ्ट नहीं हो गया, कहीं ना कहीं वो बीचों बीच है, बॉन्ड के फॉर्म में है, जिसको ये दोनों बंदे अपने अपनी तरफ से संभाल रहे हैं, जिसको ये दोनों बंदे अपने अपनी तरफ से स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ये कंपाउंड कम स्टेबल है। क्यों? यहां पर लिथियम के पास अधिक पोलराइजिंग पावर है, जिसकी वजह से ये ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप करता है। और अगर लिथियम ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर को डेवलप करेगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से 100% कार्बन पर शिफ्ट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कुछ पहले ही रहेंगे, जिससे फायदा ये होगा कि इस दो इलेक्ट्रॉन को हैंडल करने के लिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन को हैंडल करने के लिए दो एटम्स हमारे पास मौजूद रहेंगे। ठीक है, पक्की बात? हाँ सर, बिल्कुल पक्की बात। तो ये बंदा अनस्टेबल क्यों है, ये बंदा स्टेबल क्यों है, आपको समझ में आया? हाँ सर। तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं बेटा, वो मेटल और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, हाँ सर। इसमें सबसे खास बात ये हमको ध्यान देनी चाहिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो मेटल कार्बन से अटैच होगा वो ज्यादा पोलराइजिंग पावर का होना चाहिए, जिससे उनके बीच में ठीक ठाक अमाउंट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाए। ठीक है, तो पहले आप इतनी सारी बातों को लिखोगे, फिर मैं आगे को मूव करूंगा और हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से मेटल हमारे लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, और कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम लोग यहां पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक बात है, पक्की बात है? तो जल्दी से आप पहले इन चीजों को लिख लो, मैं साइड होता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखो। तो चलो बेटा, अब हम लोग आगे कुछ चीजें पढ़ते हैं। क्या है, जैसे हम लोगों ने देख लिया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमेशा कार्बन और मेटल के बीच में बनता है। अब ध्यान देना कि जो बेटा मेटल होता है, दिस मेटल शुड बी ऑफ हाई पोलराइजिंग पावर। इस मेटल का बेटा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। सर, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा क्यों होना चाहिए? सच दैट मोर कोवलेंट कैरेक्टर will develop between carbon and metal bond। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारा जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म होगा, तो जो हमारे पास मेटल होगा बेटा, वो ज्यादा पोलराइजिंग पावर का होना चाहिए। मतलब मेटल का जो पोलराइजिंग पावर है वो ज्यादा होना चाहिए, ताकि कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में मोर कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो पाए, ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो पाए। ठीक बात है? हाँ सर। इससे क्या होगा सर, अगर ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा तो जो ये है हमारा आर ग्रुप है, वो भी क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, कंप्लीटली इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, पक्की बात है सर, बिल्कुल पक्की बात है। कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर कोई समस्या नहीं तो अब सर एक दो एग्जांपल बता दो, कौन कौन से मेटल हो सकते हैं। एक दो एग्जांपल बता दो कि हाई पोलराइजिंग पावर के कौन कौन से मेटल हो सकते हैं, और देखते हैं। एग्जांपल में बेटा हो सकता है हमारे पास हो Mg, मैग्नीशियम हो गया, Cu हो गया, कॉपर हो गया, लिथियम हो गया, है ना, और कैंडियम हो गया, तो डैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इस तरह की जो बेटा ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स का जो पोलराइजिंग पावर है वो क्या होता है, हाई पोलराइजिंग पावर। इन सारे मेटल्स का हाई पोलराइजिंग पावर होता है। ठीक है, और हम हमेशा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए ऐसे ही मेटल का चूज करेंगे जिनके पास पोलराइजिंग पावर थोड़ा सा अच्छा हो, जिनका पोलराइजिंग पावर थोड़ा सा अच्छा हो। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें बेटा आपको क्लियर है? तो मैं वही बात लिख देता हूं, टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, टू फॉर्म metallic compound we must have
द मेटल ऑफ हाई पोलराइजिंग ठीक है, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए हमारे पास हाई पोलराइजिंग पावर का मेटल होना चाहिए, ज्यादा पोलराइजिंग पावर का मेटल होना चाहिए। क्या इतनी सारी बातें क्लियर हैं? इतनी सारी बातें बिल्कुल क्लियर है, इन बातों में कोई डाउट नहीं है ना? तो जल्दी से आप बेटा इन सारी चीजों को लिखो, जल्दी से आप इन सारी चीजों को लिखो एक बार। हो गया? हो गया। तो बेटा अब अगर आपने लिख लिया होगा तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म से क्या पढ़ते हैं, हम लोग अभी क्या पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में, ठीक है? तो मैं पहले इस चीजों को लिख देता हूं, इन चीजों को लिख देता हूं। दी वन ऑफ द स्पेशल type of organometallic compound, the one of the special type of organometallic compound special type of organometallic compound is Grignard reagent. It's Grignard reagent. जो बेटा स्पेशल टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हमें पढ़ना है वो क्या है, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX। क्या होता है बेटा? RMgX। ठीक, अब ध्यान देना इसमें R पर नेगेटिव, X पर नेगेटिव, Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम लोग डिटेल में बहुत ही ध्यान से अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे अगले टर्म से। उससे पहले आप लोग जल्दी इसको लिख लो, जल्दी लिखो। तो बेटा अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? मैंने बताया कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिप्रेजेंटेशन है वो RMgX से करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में अगर हम लोग एक पॉइंट लिखें, इस पॉइंट को लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड containing magnesium metal and halogen। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मैग्नीशियम मेटल हो और हैलोजन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है। अगला पॉइंट देखो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिप्रेजेंटेशन था बेटा वो क्या था? RMgX। क्या था? RMgX। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है। जिसमें R पर नेगेटिव था, Mg पर पॉजिटिव था, 2 पॉजिटिव और X पर भी नेगेटिव था। सर R पर नेगेटिव क्यों था? क्योंकि आपको पता है यहां पर जो अब एक स्पेशल बात और है कि इसमें जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसमें R और Mg का डायरेक्ट बॉन्ड होता है। इसमें R और Mg का आपस में डायरेक्ट बॉन्ड होता है और जो X होता है बेटा वो इस मैग्नीशियम से अटैच होता है। फिर से बताता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो हमारा अल्काइल ग्रुप है और जो हमारा मैग्नीशियम है वो आपस में डायरेक्टली अटैच होते हैं और जो हमारे पास X होता है, जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है वो इस Mg से अटैच होता है, वो इस R से अटैच नहीं होता। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R से डायरेक्टली कौन अटैच होता है? तो ये मैग्नीशियम अटैच होता है। ठीक है, हाँ। अब ध्यान देना इसमें 2 पॉजिटिव कैसे आया, समझ चुके हो आप लोग बात को? हाँ सर। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू R नेगेटिव, फिर ब्रैकेट कर लिया MgX, ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव लगा दिया। सर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव कहां से आया? बेटा अगर मैं R नेगेटिव बाहर कर लिया और MgX को आप अलग कर लो
mgx को आप अलग कर लो, इसको आप ब्रैकेट में, इसका नेट चार्ज तुम ब्रैकेट के बाहर लिखने की कोशिश करो, तो mg पर तो 2 पॉजिटिव का चार्ज है और x पे 1 नेगेटिव का चार्ज है, तो क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसको इस तरह से भी लिख दिया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, कोई समस्या की बात नहीं है। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? यस सर, यस सर। अगला पॉइंट ध्यान देना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is a type of very strong base। बेटा जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आता है। ठीक बात है? ये सर बिल्कुल ठीक बात है। अगली बात देखो, इसका अगर हम लोग देखें एमओपी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना, एम मतलब मेथड, ओ मतलब ऑफ, पी मतलब प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट from अल्काइल हैलाइड। यानी कि अगर हमारे पास कोई हेलो एल्केन हो, कोई अल्काइल हैलाइड हो, तो उससे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे बना सकते हैं, इस बात को देखने जा रहे हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया बेटा अल्काइल हैलाइड का? RX। क्या हो गया? RX। ध्यान देना, यहां पर X क्या हो सकता है सर? X हो सकता है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X यहाँ पे हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, X हमारा फ्लोरीन नहीं हो सकता। सर X फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि अगर X फ्लोरीन हो जाएगा, मान लो मेरा R क्या है? CH3 है और X क्या है? F है, तो इस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी? इस केस में प्रॉब्लम ये आएगी कि जो फ्लोरीन है और जो कार्बन है, फ्लोरीन और कार्बन दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करेंगे। किससे बिलोंग करेंगे? सेम पीरियड से। ठीक, और अगर फ्लोरीन कार्बन दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करेंगे, जिसके वजह से कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है? बहुत हाई होता है, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन सेम पीरियड के एलिमेंट है। तो जब भी दो सेम पीरियड वाले एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनता है तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। क्यों? साइज लगभग बराबर होता है। ठीक है, पक्की बात है? तो बिल्कुल पक्की बात है। अब आओ देखो, फ्लोरीन भी छोटे साइज का और कार्बन भी छोटे साइज का, जिस वजह से जब दोनों में बॉन्डिंग होगी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। पक्की बात है? इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं सर, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, बहुत आसान सी बात बताया आपने। मैं बोला अच्छी बात है। फिर तो दोनों सेम पीरियड के हैं, तो इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? हाई होगा। अब अगर इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा हाई है तो ये क्या होगा? डिफिकल्ट टू ब्रेक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा है तो ये क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट टू ब्रेक, डिफिकल्ट टू ब्रेक। अब ये डिफिकल्ट टू ब्रेक यानी कि जल्दी टूटेगा ही नहीं। अब ये जल्दी टूटेगा ही नहीं तो यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करना मुश्किल होगा। हेंस फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज डिफिकल्ट। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब जल्दी से इतनी सारी बातों को पहले लिख लो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, इन बातों को हम लोग आगे की तरफ लिखते चले जाते हैं और समझते चले जाते हैं। ठीक है, जल्दी से पहले बेटा आप सारी बातों को लिखो। तो चलिए बेटा अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, हमारे पास कोई हेलो एल्केन है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या किया, इसका रिएक्शन करा दिया Mg से,
किससे? Mg से। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या ले लिया मैंने? ड्राई ईथर। बेटा ये ड्राई ईथर क्या हो गया हमारा? ये सर ड्राई ईथर हमारा सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, ये जो हमारा R है और ये जो हमारा X है, इसके बीच में Mg को इंसर्ट कर देना है। आपके पास जो बेटा R है, आपके पास जो बेटा X है, इनके बीच में Mg यानी मैग्नीशियम को इंसर्ट कर देना है। बस आपको इतनी सी काम करनी है। क्या है सर? क्या हो जाएगा? ये R हो जाएगा, ये लगा दिया मैंने Mg, और ये हो गया हमारा X। ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें R पर नेगेटिव, Mg पर 2 पॉजिटिव और X पर नेगेटिव। ठीक बात है, पक्की बात है सर, बिल्कुल पक्की बात है। कोई समस्या की बात, कोई डर की बात, कोई तकलीफ की बात नहीं सर, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अच्छा सर सुनो, यहाँ पर जो आपने सॉल्वेंट लिया है वो ड्राई ईथर ही क्यों लिया है? ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, नोट करके वो बात को लिख लो। नोट करके वो बात को आप लिख लो कि इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, देयर इज 50% आयोनिक कैरेक्टर and 50% covalent character exist between the carbon and metal bond। ये बात समझ में आया? बेटा ये जो कार्बन है और ये जो मेटल है, इसके बीच में 50% आयोनिक कैरेक्टर है और 50% कोवलेंट कैरेक्टर है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक सबसे खास बात ये भी हो गया कि इसमें कार्बन और मेटल बॉन्ड में 50% आयोनिक कैरेक्टर होता है और 50% कोवलेंट कैरेक्टर होता है। क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? क्या ये बात आपको समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आई। इसमें समझना एक था क्या सर? एक इंफॉर्मेशन थी जो आपने हमें प्रोवाइड करवा दी। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब चलो वी शुड, अगला पॉइंट लिखो आप, वी शुड नेवर यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट during the formation of Grignard reagent। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करने के लिए हम लोग कभी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? इतनी बातें क्लियर है? यस सर। अगली बात एक और लिखना, सॉल्वेंट और मीडियम should not have any acidic hydrogen। सॉल्वेंट या मीडियम के पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान देना है। अब अगली बात ये
कि जो ऊपर वाला पॉइंट है और जो नीचे वाला पॉइंट है दोनों आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, पहले आप इन बातों को लिख लो, फिर हम लोग उसको समझते हैं दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं। जल्दी देखो, जल्दी लिखो। तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग ये पता करना कि सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को हम लोग यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, पहली बात, और मीडियम के पास एसिडिक हाइड्रोजन क्यों नहीं होना चाहिए। आओ समझते हैं, आओ समझते हैं। दोनों पॉइंट आपस में रिलेटेड है बेटा। एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर दोनों पॉइंट आपस में रिलेटेड कैसे है, दोनों पॉइंट आपस में रिलेटेड कैसे है, आओ समझते हैं। H2O क्या ये हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? क्या ये हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? हाँ सर। NH3 क्या, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, क्या ये भी हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। सर बिल्कुल ये भी हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से अगर हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट है तो उस सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। सर आपने बाकायदे इस बात को पढ़ाया हुआ है, इसमें कोई संशय की बात नहीं, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट है तो उसको हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, अगर कोई डाउट नहीं है तो इसमें। तो बेटा अब अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। मैंने आपको एक बात और पढ़ाया था कि जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है। अब एक बात और ध्यान देना कि मैंने आपको क्या बताया था, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट है तो वो हाइड्रोजन एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये बातें भी मैंने आपको पढ़ाई है, ये बात भी मैंने आपको पढ़ाया है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। सर बिल्कुल पढ़ाया है, सर बिल्कुल पढ़ाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये हाइड्रोजन हो गया या ये हाइड्रोजन हो गया या फिर HF में ये हाइड्रोजन जो हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है? सर एसिडिक है। ये सभी हाइड्रोजन कैसे हैं? सर ये सभी एसिडिक हाइड्रोजन हैं। ये भी क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। ये भी क्या है? सर एसिडिक हाइड्रोजन है। समझ में आया बात? समझ में आया बात? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है, जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एसिडिक होता है, इस वजह से हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को नहीं लेते। तो दोनों पॉइंट आपस में इंटर रिलेटेड थे। क्या दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए? क्या दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए? सर बिल्कुल, सर बिल्कुल दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तो चलो बेटा अब हम लोग आगे की बातें देखते हैं, अब हम लोग आगे की बातें देखते हैं। सर अब एक बात बताओ, एसिडिक हाइड्रोजन क्यों नहीं होना चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन क्यों नहीं होना चाहिए? समझाता हूँ, समझाता हूँ। रिएक्शन कैसा था सर? हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड था, इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोगों ने कराया था Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सर ड्राई ईथर ही क्यों लिया था? बता रहा हूं, क्या बन गया था? RMgX। क्या बन गया था? RMgX। इसमें हो गया R नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, X नेगेटिव। ये बनके तैयार हुआ था? हाँ सर बिल्कुल ये बनके तैयार हुआ था। सर एक बात बताओ, ड्राई ईथर क्यों? अगर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, अगर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लें ड्राई ईथर की जगह पे, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ये बात समझाओ। चलो समझाता हूँ बेटा। लेट से मेरा ये रिएक्शन था RX, इसका रिएक्शन मैंने कराया Mg इन प्रेजेंस ऑफ H2O। क्या? Mg इन प्रेजेंस ऑफ H2O। अब ध्यान दो, सॉल्वेंट क्या करता है बालक? सॉल्वेंट क्या करता है बच्चा? तो अब बोलो सर, सॉल्वेंट जो है वो इस R और X के बीच के बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम करेगा। जो सॉल्वेंट है हमारे पास वो इस R और इस X के बीच के बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम करेगा। ये काम होता है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कंज्यूम तो हो नहीं रहा, खत्म तो हो नहीं रहा। अगर मैंने मान लो यहाँ पे 2 मोल, अगर मैंने यहाँ पर 2 मोल H2O के लिए हैं तो यहाँ पे H2O 2 मोल ही रह जाएगा। ये खत्म तो हो नहीं रहा। हाँ सर, इस H2O का काम क्या है कि वो RX के बीच में जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है RX के बीच में, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम कर दे, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम कर दे। यही काम है ना इसका? हाँ सर, हाँ सर।
अच्छी बात है, अगर इसका सिर्फ यही काम है तो। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला हमारा फॉर्मेशन ऑफ होगा आर Mgx, जिसमें R नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। मान लिया मैंने 1 मोल अल्काइल हैलाइड लिया था, 1 मोल Mg लिया था, तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के तैयार होगा वो भी तो 1 ही मोल होगा। हाँ सर, हाँ सर। अब क्या प्रॉब्लम आती है? अब क्या प्रॉब्लम आती है? मैंने आपको एक बात बताया था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है वो? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। हाँ सर। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हाइड्रोजन कहते हैं सर एसिडिक हाइड्रोजन है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के जो हाइड्रोजन है वो कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। हाँ सर। अब मैंने आपको एक बात पिछले क्लासेस में और लिखवाई थी, आप दोबारा इस बात को लिखो कि एसिड बेस रिएक्शन आर द फास्टेस्ट, मतलब दुनिया में सबसे फास्ट जो रिएक्शन होती है वो एसिड बेस रिएक्शन होती है। इसका मतलब सर बेटा जैसे ही RMgX बन के तैयार होगा वैसे ही इसमें जो मेरा R नेगेटिव है वो किसके तरह एक्ट करेगा? तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा। ये R नेगेटिव किसके तरह एक्ट करेगा? बेस की तरह एक्ट करेगा। जैसे ही ये RMgX बन के तैयार हुआ वैसे ही ये R नेगेटिव इस जाके इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करना शुरू कर देगा। जैसे ही बेटा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के तैयार हुआ वैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से जो हमारे पास R नेगेटिव है वो तुरंत जाके इस H पे अटैक करना शुरू कर देगा। हो क्या जाएगा बेटा? हो कुछ ऐसा जाएगा कि हमारे पास जो RMgX है, Mg2 पॉजिटिव X नेगेटिव, हम लोगों ने HOH लिया था, ये तुरंत जाएगा इस हाइड्रोजन पर अटैक करना शुरू कर देगा और इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और जो प्रोडक्ट बना देगा वो बना देगा RH, यानी कि एक अल्केन। मतलब कि 1 मोल हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनकर तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनकर तैयार हुआ वैसे ही ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाके इस पानी पर अटैक कर देगा, पानी में प्रेजेंट हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा और तुरंत के तुरंत 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 मोल अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दिक्कत यह होगी कि अगर हम लोग यहाँ पे H2O को ले लेते हैं या फिर किसी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को ले लेते हैं या फिर किसी ऐसे सॉल्वेंट को लेते हैं जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस एसिडिक हाइड्रोजन से, उस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से तुरंत रिएक्शन करने लग जाता है और रिएक्शन के दौरान उस एसिडिक हाइड्रोजन से या फिर उस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के H पॉजिटिव को अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लेता है और जितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको बना था वो सारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर ये सारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा मान लो हम लोगों ने 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया और ये 1 मोल का 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर RH यानी कि अल्केन में कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टोर तो नहीं हो पाया ताकि हम लोग उसको दूसरे काम में ले लें। हाँ सर। मतलब कि रिएक्शन के दौरान हमें जितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए था उतना हम लोगों ने बनाया, लेकिन बनते ही ये तुरंत पानी के साथ रिएक्शन करके RH यानी कि अल्केन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हमको जितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिक्वायरमेंट थी वो तो छोड़ो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचा ही नहीं, पूरा खत्म हो गया। ये रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरी तरह से खत्म हो गया, बचा ही नहीं। तो इस वजह से हम लोग कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते टाइम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का या फिर किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन वाले सॉल्वेंट का उपयोग नहीं करते। ये बातें क्लियर है? अगर क्लियर है बेटा तो जल्दी से इन सारी बातों को लिख लो, फिर हम लोग कुछ आगे की चीजें समझते हैं। अच्छा, कुछ चीजें मैं लिखवा देता हूँ, बेटा जो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आपके पास है, अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो पहले प्रायोरिटी क्या देना? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देना? जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा वो सबसे पहला काम क्या करेगा? वो एक्ट एज बेस करेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक बेस की तरह एक्ट करेगा, लेकिन बेस की तरह अगर एक्ट नहीं किया, सेकेंड प्रायोरिटी क्या होगी? अगर बेस की तरह एक्ट नहीं किया,
अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह एक्ट नहीं किया तब हम लोग उसको एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेंगे। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह एक्ट नहीं किया तब ही हम लोग उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, हाँ सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह एक्ट कब नहीं करेगा? जब उसको कहीं से भी H पॉजिटिव नहीं मिलेगा। अगर रिएक्शन के दौरान ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहीं से भी H पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, उसी केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा, तब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेंगे। ये बातें क्लियर है? ये बातें क्लियर है? पक्की बात? चलो जल्दी से आप इसको लिखो। अब आप जल्दी से इसको लिखो। चलो बेटा अब हम लोग कुछ आगे की बातें समझते हैं। क्या बातें हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेटा GR मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट tends to act as base, but if it cannot act as base, then it can act as nucleophile। बता रखा हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले बेस की तरह एक्ट करना चाहेगा, लेकिन अगर वो बेस नहीं बन पाता है तभी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, हाँ। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना रहे थे उस केस में अल्काइल हैलाइड में कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा और कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे स्लो रिएक्शन शो करेगा, इसका रेट देखते हैं। हमारे पास जो बेटा RI है वो सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और सबसे स्लो कौन करेगा? अल्काइल फ्लोराइड। सर ऐसा क्यों? आपको पता है, बता रखा हूं कि ये R ग्रुप और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से इसको तोड़ना सबसे मुश्किल, यानी कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना सबसे डिफिकल्ट काम है। बट यहाँ पे अल्काइल ग्रुप और आयोडीन, यानी कि यहाँ पर कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड है। कार्बन आयोडीन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही खराब होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में Mg को इंसर्ट करना सबसे आसान होगा। आपको उसके बाद फिर Br का, फिर Cl का, मतलब यहां पर हमको चेक करना है कि जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ खराब वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करना आसान। सबसे खराब बॉन्ड स्ट्रेंथ सर RI का, इस वजह से यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करना सबसे आसान। फिर RBr का, तो यहाँ पर सबसे अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो यहाँ फॉर्म होगा, लेकिन सेकंड नंबर पे किसके पास होगा? RBr का। क्यों? सेकंड नंबर पे सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका है, थर्ड नंबर पे सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका है, फोर्थ नंबर पे सबसे तगड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसका। यानी सबसे अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा। आई होप कि ये ऑर्डर आपको क्लियर हो गया। चलो अगली चीजों को देखते हैं। हम लोग ड्राई ईथर को क्यों ले रहे हैं? हम लोग ड्राई ईथर को क्यों ले रहे हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करने के लिए ड्राई ईथर को हम लोग क्यों ले रहे हैं? देखो बेटा, मान लो ये है हमारा ड्राई ईथर, ये हमारा ईथर है ना, ये हमारा वो ईथर है जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं। ये हमारा वो ईथर है जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं। अब आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? आपको पता है कि इस कार्बन, इन दोनों कार्बन और इस ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? सर ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन इधर से भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन इधर से भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ठीक बात है? हाँ सर। यहां पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अब बोलोगे सर यहां पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब आओ बेटा, RMgX में हमारे पास Mg2 पॉजिटिव का सोर्स होता है। हाँ सर, RMgX में हमारे पास Mg2 पॉजिटिव होता है कि नहीं? Mg2 पॉजिटिव होता है कि नहीं? सर बिल्कुल होता है। तो होगा क्या बेटा, हमारे पास जो ईथर है उसमें, हमारे पास जो ईथर है उसके पास क्या है? तो उसके पास है डेल्टा नेगेटिव। ईथर के पास क्या है? डेल्टा नेगेटिव। अभी डेल्टा नेगेटिव क्या करेगा? इस Mg2 पॉजिटिव को सॉल्वेट करना शुरू कर देगा। ये डेल्टा नेगेटिव क्या करेगा बेटा? ये डेल्टा नेगेटिव इस Mg2 पॉजिटिव को सॉल्वेट करना शुरू कर देगा, कुछ इस तरीके से। ये हो गया। ठीक है, ठीक है। ड्राई ईथर जो है बेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस Mg2 पॉजिटिव को करता है सॉल्वेट। यहां पर जो हमारे पास ड्राई ईथर है, हमारे पास जो यहाँ पर ड्राई ईथर है, या फिर हमारे पास जो भी ईथर है, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? सर ये हो गया ना OR। आपको पता है R कोई कार्बन का ग्रुप होगा, तो कुछ भी हो सकता है ड्राई ईथर में, लेकिन
लेकिन सबसे खास बात क्या है, इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं जिससे एसिड बेस रिएक्शन हो जाए। पहली बात यानी कि एसिड बेस रिएक्शन का प्रिवेंशन कर देता है। दूसरी बात, इसके पास डेल्टा नेगेटिव का एक साइड है, इसके पास भी पोलैरिटी है, तो अपने इस पोलैरिटी से करता क्या है, बहुत ही तगड़े तरीके से इस Mg2 पॉजिटिव को करता है सॉल्वेट, जिससे ये Mg2 पॉजिटिव ये केटायन क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल हो जाता है। अब जब ये स्टेबल हो जाता है, इस वजह से पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये बंदा स्टेबल हो रहा है जिसकी वजह से पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टेबल जोन में चला जाता है। इस वजह से बेटा हम लोग ड्राई ईथर को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो यही बात है कि ड्राई लिख लो, चाहो तो लिख लो, ड्राई ईथर सॉल्वेट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर ड्राई ईथर सॉल्वेट द Mg2 पॉजिटिव ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन बेस्ट वे and dry ether do not have any acidic hydrogen, that is dry ether do not have any acidic hydrogen, hence it also prevent the acid base reaction, that is why we take dry ether during the formation of grignard reagent as a solvent। ठीक बात है, ये बात समझ पाए कि ड्राई ईथर को हम लोग एज ए सॉल्वेंट क्यों ट्रीट कर रहे हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बातें क्लियर है, पक्की बात। अगर आप इन बातों को समझ पाए तो जल्दी से आप सारी चीजों को लिख लो, फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, आगे की चीजें को देखते हैं। या हाँ ठीक है, लिखो पहले लिखो।